प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी भूमि संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक संसाधन एवं विकास का ही एक भाग है। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं भूमि पर ही हमारी समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। भूमि पर ही जल, मिट्टी, खनिज, पेड़ पौधे, जीव जंतु और यहाँ तक कि मनुष्य का भी जन्म और विकास हुआ है। इसलिए यह संसाधन सभी संसाधनों की जननी कहा जाता है। भूमि संसाधन के बिना हम अपना कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकते। भूमि संसाधन के द्वारा ही उद्योग धंधे, परिवहन, संचार, कृषि आदि सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। हमारा सर्वांगीण उन्नति भूमि संसाधन के माध्यम से होता है। इसलिए इसका प्रयोग हमें मितव्ययता पूर्वक, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिससे भविष्य में भी यह प्रयोग के लायक रहे। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 43% भाग मैदानी है, जहां पर कृषि और उद्योग धंधे, नदियां बहती हैं। 27% भाग पठारी है, जहां पर विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिज उस पठारी भाग में संचित हैं और उनका उत्खनन करके हम उसका उपयोग करते हैं। उसका हम उपयोग करके अपना उन्नति करते हैं। 30% भूमि पठारी है, जहां पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां, अनेक प्रकार के जीव जंतु और सदाबहानी नदियां वहां से निकलती हैं, जो पूरे भारतवर्ष को सिंचित करती हैं, जल प्रदान करती हैं। वहां पर वहां की प्राकृतिक बनावट, वहां की सुंदरता से पर्यटन का विकास हुआ है। अनेक प्रकार के झीलें हैं जो मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। देश विदेश से पर्यटक वहां पर जाते हैं और उस दृश्य को देख करके अपना आनंद उठाते हैं, जिससे भारत का आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। पर्यटन के माध्यम से अनेक प्रकार के विदेशी मुद्राएं भारत के पास आती हैं। इस प्रकार से 43% भाग मैदानी, 27% भाग पठारी और 30% भाग आपका पर्वतीय है। भाई बहनों, भूमि संसाधन के अंतर्गत हम सभी भूमि की विशेषताएं, भूमि का महत्व और भूमि उपयोग पढ़ेंगे। तो पहले हम पहले एडिट पढ़ते हैं, भूमि की विशेषताएं। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं भूमि सभी संसाधनों की जननी है। सभी संसाधनों का जन्म और विकास इसी पर होता है। इसी पर हमारे बचपन से लेकर के और मृत्यु तक की सभी गतिविधियां इसी पर पूर्ण होती हैं। यदि यह संसाधन नहीं होता तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए यह संसाधन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला, सीमित क्षेत्र। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं भूमि सीमित है। इस पृथ्वी का क्षेत्रफल एक सीमित है। इसको ना तो हम घटा सकते हैं, ना तो हम बढ़ा सकते हैं। यह प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार है। जिस रूप में हमें प्राप्त हुआ है उसी रूप में वह शाश्वत है। उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
इसलिए भूमि का जो क्षेत्रफल है वह सीमित है। हम अपने राजनीतिक और साम्राज्यिक गतिविधियों के माध्यम से अपना जो अधिकार क्षेत्र है उसको हम बढ़ा और घटा सकते हैं, युद्धों के माध्यम से, संधि के माध्यम से, लेकिन जो क्षेत्रफल वास्तविक प्रकृति द्वारा मिला है उसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते। इसलिए इसको सीमित क्षेत्र कहा गया है। इसकी पहली विशेषता। दूसरा, अनासमान। भैया बहनों, हम सभी जानते हैं भूमि अनासमान है। मनुष्य अपनी गतिविधियों, अपनी क्रियाओं के माध्यम से इसको मिटा नहीं सकता। हाँ, अपनी गतिविधियों, अपनी क्रियाओं के माध्यम से, आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से थोड़ा बहुत उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन कर सकता है। जैसे भूमि उपजाऊ है तो कृषि करते करते वह अनुपजाऊ हो जाती है। उद्योग धंधों के कचरों के कारण वह बंजर हो जाती है, दलदली हो जाती है। परंतु भूमि तो भूमि है, उसमें परिवर्तन नहीं, उसके केवल गुणों में परिवर्तन होता है। अनुपजाऊ भूमि को मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने कौशल से, जैविक खादों का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बना सकता है, तो उसके गुणवत्ता में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए भूमि अनासमान है। इसकी दूसरी विशेषता अनासमान। भैया बहनों, हम सभी जानते हैं भूमि गतिहीन है। भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया नहीं जा सकता। हाँ, इसके मूल्य को दे करके और दूसरे जगह हम भूमि क्रय कर सकते हैं। यह काम हम कर सकते हैं, लेकिन भूमि के एक टुकड़े को दूसरी जगह हम नहीं स्थानांतरित कर सकते। जैसे हमारी सर्विस महाराष्ट्र में लग गई, हम यहाँ की भूमि को, जो हमारी पैतृक भूमि है, इस भूमि को अब मुझे महाराष्ट्र में बसना है तो महाराष्ट्र में उठा करके हम नहीं ले आ सकते, या फिर महाराष्ट्र से वापस हमको आना है, जब हम रिटायर हो गए, अवकाश प्राप्त हो गए, तो उस भूमि को हम महाराष्ट्र से अपने पैतृक गांव में नहीं ला सकते। हाँ, इसके मूल्य को चुका करके हम वहां दूसरी भूमि क्रय कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, लेकिन भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले नहीं जा सकते। यानी भूमि स्थानांतरण के लिए, उद्योग धंधों के लिए, परिवहन के लिए, संचार के लिए आदि अनेक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए भूमि की पांचवी विशेषता इसकी बहुउपयोगिता है। भूमि के माध्यम से, भूमि के मिट्टी के माध्यम से हम मूर्ति बना सकते हैं, उसके पत्थर को तोड़ करके सीमेंट बना सकते हैं, ऐसे उसके खनिजों को निकाल करके हम उससे आभूषण बना सकते हैं, उससे मकान बना सकते हैं। ऐसे अनेक कार्यों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भूमि बहुउपयोगी है। सातवां, स्वरूप एवं गुणों में विविधता। भैया बहनों, हम सभी जानते हैं भूमि एक रूप में नहीं पाया जाता, एक स्वरूप में नहीं पाया जाता। इसके स्वरूप में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। कहीं की भूमि उपजाऊ है, कहीं की दलदली है, कहीं की बंजर है, कहीं पथरीली है, कहीं कंकरेली है। ऐसे अनेक उसके गुण हैं, अनेक स्वरूप हैं। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं खाई है, कहीं झील है, कहीं जल ही जल, महासागर है, सागर है। इसलिए इसके स्वरूप में विविधता पाई जाती है। ये इसकी छठवीं विशेषता है। इसके पश्चात हम सभी भारत में भूमि उपयोग पढ़ेंगे।
गया का नाम सभी जानते हैं। भूमि का उपयोग एक से अधिक कार्यों के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, भूमि की उपयोगिता अनेक क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कृषि, चारागाह, वन, दलदल, नदियां, अनेक प्रकार के इसके प्रयोग हैं। अनेक प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। भारत के संदर्भ में भारत के 55% भाग पर कृषि की जाती है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लगभग 55% भाग पर जो मैदानी किरायत भाग है, उस किरायत मैदानी भाग के 55% भाग का उपयोग कृषि के लिए होता है। 24% भाग बंजर है, अनुपजाऊ है, उस दलदली है, उस पर चारागाह होता है, कृषि नहीं होता है। अनेक कार्यों के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं। शेष जो 21% भाग है वह वन है, वह पर्वतों पर है, पठारों पर है और मैदानों में भी है। 21% भाग वन क्षेत्र है। वास्तव में 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन भारत के कुल भूमि पर 21% भाग वनों का है। इस प्रकार से भारत में विविध प्रकार से भूमि उपयोग किया जाता है, भूमि उपयोग है। बंजर, चारागाह, परती आदि। 55% कृषि एवं